आज की गंदी सियासत ने इस पूरे मुल्क के तसव्वुर को ख़तरे में डाल दिया है। हम ये आज वादा करें कि हम इस गंदी सियासत का मुकाबला हर कीमत पर करेंगे और अपनी इस तहजीब को और अपने इस यूनिक मुल्क को जो दुनिया में सराहा जाता है उसकी इज़्ज़त और आबरू बचाने का हम संकल्प लेते हैं। हम वादा करते हैं कि हम इस मुल्क को अपने बचाएंगे। आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंसरुल बारी। भारतीय राजनीति और समाज अभूतपूर्व स्थिति से दो चार है और यह स्थिति सिर्फ एक ही हिस्से में नहीं है, बल्कि बात अगर हम न्यायपालिका की करें, विधायिका की करें, मीडिया की करें, तमाम के तमाम जो संस्थाएं हैं सरकारी, वो तमाम की तमाम संस्थाएं इसी चपेट में है। आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है? जिस तरह से एक विशेष पार्टी ये दावा करती है कि एक पार्टी मुक्त देश बनाया जाएगा, देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर के ये कहता है, जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके लिए ये कहता है कि कांग्रेस मुक्त नारा दिया जाता है और यह दावा किया जाता है उस पार्टी की तरफ से कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री इस देश में पिछले 70 सालों में आए वो तमाम के तमाम प्रधानमंत्रियों ने कोई काम नहीं किया। आखिर ये कैसी राजनीति है? किस तरह की ये सोच है? किस तरह से ये तमाम चीजें बढ़ रही हैं और समाज पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? आज इन्हीं चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो चाचा नेहरू, जिनको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, आज विलन के तौर पर वो देखे जाते हैं, समझे जाते हैं। इससे समाज पर क्या कुछ असर पड़ रहा है, ये चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब हैं, राजनीति की बारीकी को समझते हैं, राजनीति के तमाम पहलुओं पर हम इनसे आज बातचीत कर रहे हैं। अदीब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम एक्सप्रेस में। हम आपसे एक चीज ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये तमाम चीजें हुई और चाचा नेहरू, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो चाचा हैं और ये भी कहा जाता है कि देश में उन्होंने बहुत कुछ बदलाव किया, लेकिन आज एक वक्त ऐसा आन पड़ा है कि जब उनकी बात होती है तो लोग उनका नाम लेते हुए घबराते हैं, जब उनकी बात होती है तो लोग उन्हें विलन के तौर पर देखते हैं। क्या आप भी उसी तरह से देखते हैं? बड़ी बदनसीबी की बात है कि जिस मुल्क को इतना अजीम प्राइम मिनिस्टर मिला हो उसके बारे में चंद लोग इस तरह की बात करते हैं। हकीकत तो यह है कि अगर आप तज्जिया करें और एक पूरा मुआवजा करें, जिस वक्त नेहरू को ये मुल्क मिला था वो मुल्क लुटा हुआ मुल्क था, वो बटा हुआ मुल्क था, वो मजहब के नाम पे टूटा हुआ मुल्क था। ऐसे हालात में जब हुकूमत के पास न पैसे थे न मशीनरी थी और वो लोग जो मजहब के नाम से, क्योंकि ये ज़मीन बटी थी, जो लोग वहाँ से लुट के तबाह होके अपने घरों को ख़त्म करके यहाँ आए थे, उनके साथ उनकी नफरतें भी साथ थीं, उनका गुस्सा भी साथ था। ऐसे दौर में एक ऐसे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना जिसने, अगर नेहरू ना होते तो यह हिंदुस्तान अब तक 10 हिस्सों में बंट गया होता। और आप अंदाजा करें कि ऐसी शक्ल में नेहरू को यह हिंदुस्तान मिला था। नेहरू ने पूरे हिंदुस्तान को, ये वजह क्या है, उनको पूरा सपोर्ट का पार्टी का भी नहीं था, आपको मैं बताऊं, क्योंकि जब सदर चुना जाता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी उसको तय करती है, लेकिन रिकमेंडेशंस स्टेट की आती हैं। 15 स्टेट उस वक्त थी, 12 ने पटेल को सपोर्ट किया था और 3 ने जेबी कृपलानी को किया था, किसी एक ने भी नेहरू को नहीं किया था। लेकिन गांधी इस बात को समझते थे कि सिर्फ और सिर्फ नेहरू ही इस मुल्क को बचा सकता है। और बाद में उन्होंने कहा भी कि मैं जानता था कि सरदार मेरे बहुत करीब हैं, सरदार सख्त भी हैं, लेकिन वो मुल्क नहीं बना सकते थे। मुल्क बनाया है तो नेहरू ने बनाया।
आप सोचिए, आज के नौजवानों को ये मालूम ही नहीं है। उस वक्त किसान भूखों मर रहा था, भाखड़ा मंगल टैंक लगाया, नहरें बनाई किसानों के लिए। फिर तस्वुर में भी लोगों के नहीं था उस वक्त, भाभा एटॉमिक एनर्जी डेवलप किया, बिल्कुल, IITs बनाए, यानी कोई शोभा ऐसा नहीं था। सियासत जो आज देखिए, गांव गांव में उन्होंने पंचायत और प्रधान और वोट डालने का हक डाल दिया। आज लोग समझ, पंचायती राज सिस्टम जिसकी हम बात जी, बाद में उसको उनके नवासे ने और मजीद स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट वहां पैदा कर दिया कि भाई हम एक अकेले इंसान भी हुकूमत बना सकते हैं और हम हिस्सेदार हैं। ये नेहरू का कारनामा था। नेहरू की अगर आप पूरी हिस्ट्री को देखें, और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क था उस वक्त। वर्ल्ड वार के बाद 2 नौ चौधरी बन गए थे, 2 नए चौधरी तैयार हुए थे, एक अमेरिका, एक रशिया। उन्होंने उस मुकाम पर नॉन अलायंस का एक मूवमेंट शुरू किया, टीटू और नासिर के साथ। और उस गरीब मुल्क की अहमियत उतनी थी जो आज भी नहीं है। यह नेहरू का कारनामा था। नेहरू को कभी यह तस्वुर नहीं था कि उसका दोस्त चाइना उसके साथ दगाबाजी करेगा। सन 62 में चाइना ने उसके साथ दगाबाजी की। नेहरू इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए, रुखसत हो गए। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को बहुत थोड़ा सा टाइम मिला, लेकिन नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को जब ये पावर मिली तो 72 में हमारे दुश्मन पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमला किया। जी। उसके बाद सन 65 में पाकिस्तान ने एक और हमला किया था। वो लड़ाई ना हम जीते थे ना हारे थे, लेकिन उस गम में हमारे लाल बहादुर शास्त्री चले गए। इंदिरा जी जब आई, उन्होंने ये अंदाजा कर लिया कि हमको जिन लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया है उसके लिए हम एक ऐसी फौज तैयार करेंगे। 7 साल में हिंदुस्तान की फौज ऐसी बनाई कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अब आप गिनते जाइए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस मुल्क में क्या किया। अब जो चंद महीने के लोग आए उनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको वक्त ही नहीं मिला। नरसिम्हा राव आए। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर और उनके मशवरे से इकोनॉमी को ओपन किया, आर्थिक रिवॉल्यूशन लेकर के आए वो। ऐसे वक्त में जब हमारा सोना गिरवी था, बिल्कुल, और हमारे पैसे की हैसियत नहीं थी, नरसिम्हा राव ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया कि पूरी मार्केट खोली। अटल जी आए, इस बीच में और आए लोग, उनको छोटे छोटे काम किए। आपने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात की है। अटल जी ने, देखिए, अटल जी की समझदारी ये थी, क्योंकि उनके आइडियल नेहरू ही थे। बिल्कुल, उनके आइडियल नेहरू ही थे और नेहरू के वो चाहते भी थे। उन्होंने कांग्रेस की उस पॉलिसी को जो नरसिम्हा राव ने शुरू की थी उसको स्पीड अप किया, उसको फहराया। फिर खुशनसीबी से मनमोहन सिंह आ गए, जो दुनिया के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने ऐसी रेस्ट की कि 2014 तक आते आते हम दुनिया के सबसे बड़े मार्केट बन गए। हमारा नौजवान बच्चा यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के क्लासेस हो, मैनेजमेंट के क्लासेस हो, टेक्नोलॉजी के क्लासेस हो, क्लास के अंदर उनका अपॉइंटमेंट आ जाता था। डेवलपमेंट की ये इंतहा थी। हम दुनिया में एक बहुत पावरफुल इकोनॉमी की हैसियत से उभरे थे। हमारी हैसियत ये थी कि कोई दुनिया का मुल्क हमसे बगैर मशवरा किए हमको जोड़े अपने लिए कुछ कर नहीं सकता था, सब तसव्वुर नहीं था। ऐसे माहौल में नरेंद्र मोदी तशरीफ लाए। लेकिन अगर उससे पहले 70 साल में, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, 70 साल में या 65 साल में इन महापुरुषों ने, जिन्होंने हिंदुस्तान को तिनका तिनका जोड़कर ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दिया था जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड ये कहता था। हमारे लंदन के हमारे जो
प्राइम मिनिस्टर थे इटली के जमाने में, हमको आजादी मिली थी, लेकिन कहा यह जा रहा था कि साहब तो 6 महीने में टूट जाएंगे, इसलिए कि इनके पास तो कुछ है नहीं, रकम वो लेके भाग गए, आपस में हमको लड़वा गए, जमीन के नाम पर हमारा बंटवारा कर गए, नफरतें पैदा कर गए। उस मुल्क को आप देखिए कि वर्ल्ड वार के बाद जितने मुल्क आजाद हुए हैं वो कहाँ है और हिंदुस्तान कहाँ था 2014 में। मौसूल तशरीफ लाए, सबसे पहले उन्होंने ये कह दिया कि हमसे पहले किसी ने काम ही नहीं किया। अगर नेहरू ने भाभा एटॉमिक एनर्जी बनाया तो मौसूल ने गौशाले बनाए। अगर उन्होंने दूसरे साइंटिफिक अप्रोच किए तो आप गौमूत्र पे काम कर रहे हैं। बड़ी बदनसीबी है इस मुल्क की, एक निहायत ही इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क को मिल गया। मुझे हैरत है कि लोग कहते हैं कि मोदी एक ऐसा शख्स आया। इस शख्स के आप हालत ये देखिए, किसान मारा जा रहा है, नौजवान मारा जा रहा है, नौकरियां है नहीं, आवाजें बंद हैं। अब कंपेयर नहीं तो ये मानसिकता क्या है? मानसिकता इसके पीछे की सियासत क्या है? देखिए, मानसिकता वो है जो नेहरू भी फेस कर रहे थे। नेहरू वो सरवारकर की सोच से उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। गांधी तो 2 बार सरकार से मिले भी, ये कह के भाई अपने इस नफरत को छोड़ दो, लेकिन सरवारकर खुलेआम ये मालूम था कि ब्रिटिशर्स के आदमी हैं और इसी माफी नामे पे वो छोड़े गए थे। नेहरू इस बात को समझते थे। सावरकर ने जो अपना बीज बोया था वो एक कद्दावर पेड़ बनता चला गया। उसकी वजह सिर्फ यह है कि कांग्रेस ने अपनी उस आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कांग्रेस, जो आपने कहा कि मुक्त कांग्रेस बनाने की बात है, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, वो सोच है गांधी की। नहीं तो अगर ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है, जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, हमको याद आता है कि संसद में उनका एक बयान था कि जितने भी इससे पहले प्रधानमंत्री या सरकारें आई उन्होंने बहुत काम किया, उनकी चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। उनके कामों को उन्होंने सराहते हुए ये कहा कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसे अभी और किए जाने की जरूरत है। मैंने इसी गुफ्तगू में तो आपसे कहा जी कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी मैं एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ। पढ़े लिखे आदमी थे, हिंदुस्तान की सियासत को समझते थे और उन्होंने अपनी उस आइडियोलॉजी पे जिस पे वो चले थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो अटल बिहारी वाजपेयी को परेशान किसने किया? सबसे ज्यादा आरएसएस ने। आपको याद होगा, रोज एक बयान आता था कि अटल जी अब बुढ़े हो गए, अटल जी को काम नहीं आता, वो सोच नहीं पाते, वो भूल जाते हैं। इस किस्म की तरह की उनको एक बार कहना पड़ा कि मैं अभी भी मजबूत हूं, लेकिन उनको वो जो सोच थी जिसने हमारे गांधी को हमसे छीना था, अब वो गांधी को तो ले जा चुके थे, गांधी की सोच को छीनना चाहते थे। ये कदम ब कदम बढ़ते गए। उसकी वजह सिर्फ यह है कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की अपनी वैल्यूज पर। वो जो कांग्रेस का कॉन्सेप्ट था देशभक्त का, वो उन्होंने उस पर मुकम्मल तौर पे नहीं। जब डेमोक्रेसी में ये बात पैदा हो जाए कि पार्टी सबसे बड़ी चीज है, मुल्क नहीं। अब आप देखिए, चाइना हमारी जमीन पे कब्जा किए बैठा है, हमारे हालात इकोनॉमिकली क्या हो गए हैं, दुनिया में हम बिल्कुल रुस्वा हैं। लेकिन आज जो रूलिंग पार्टी है उसके टॉप लीडरशिप वो म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ा रहे हैं। वो इस पे जोर लगा रहा है कि म्युनिसिपल का इलेक्शन जीतना है, किसानों पे यहाँ गोली चलनी है, उनको मारना है, घर से बेघर करना है, लेकिन म्युनिसिपल इलेक्शन जीतना है। तो जब ये मुल्क की हालत हो जाए तो ऐसे में आप कैसे कहेंगे कि मुझे गर्व है इस मुल्क पर? मैं तो ये कहता हूं कि ये गर्व का मुकाम नहीं है, ये शर्मिंदगी का मुकाम है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो बिल्कुल टोटली नाअहल, मुल्क के लिए, पार्टी के लिए बहुत बड़ा हो,
इसलिए कि उसने एक पार्टी के अंदर एक नौजवान तबके को तैयार कर दिया है नफरत की बुनियाद पर। वो कहता यह है कि बस हमको हुकूमत करनी है नफरत करके एक मखसूस कौम के खिलाफ। नहीं तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ये मानता है कि मौजूदा जो प्रधानमंत्री है वो देश के लिए बहुत कुछ कुर्बानियां दे रहा है, उसने घर बार छोड़ा, तमाम चीजें छोड़ी। क्या आपको इससे इत्तेफाक है? नहीं, उनको देखिए, देश, आप अंदाजा कीजिए कि बिहार का इलेक्शन चंद महीने, एक महीना पहले हुआ है जी, आपने खुद देखा जी, और हमने सोशल मीडिया पे देखा कि उनके मंत्री और उनके एमएलए गांव में नहीं जा सकते थे। कहीं गोबर से इस्तकबाल होता था, कहीं चप्पल से इस्तकबाल होता था। लेकिन जब मोदी ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया है कि मुल्क खत्म हो जाए, मियाँ को ठीक करना है, तो उनको इतने वोट मिल गए। हालांकि वो बेईमानी से जीते या जैसे भी जीते, इतने वोट भी नहीं मिलने चाहिए थे। अगर ये मुल्क मुहज्जब होता, अगर इस मुल्क के लोग सोचने वाले और समझने वाले होते। नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त जिस तरह का नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है? सवालों के घेरे में तो वो शुरू से था। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, चाहे किसान हो, अब ये किसानों का सम्मेलन हो रहा है, जब इलेक्शन आएगा उनके दिमाग में एक बात हमारा ये प्राइम मिनिस्टर पहुंचाएगा कि देखो, हम तुम्हारे मजहब के हैं। और मजहब के नाम पर उसने कश्मीर का भी हालत ये कर दी है कि कश्मीर के अंदर पूरा डिवीजन मजहब के नाम पर कर दिया। वो ऐसा कश्मीर जिसको वाजपेयी कहते थे कश्मीरियत, और उनका जो नारा था इंसानियत, कश्मीरियत, ये तक उसने खत्म कर दी इस आदमी ने। और फिर भी हैरत है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इतने भी प्राइम मिनिस्टर आए, चाहे वो चंद महीने के लिए आए हैं, उन्होंने देश को अगर नहीं दिया तो कुछ देश को खराब नहीं किया। अच्छा, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। आपको लगता है कि जो एक नेहरू की सोच थी, या जो इससे पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे इस देश में, और उनकी जो अपनी सोच थी, ये कहीं ना कहीं आपस में मेल खाती है या किसी तरह का कोई टकराव दिखता है आपको? देखिए, वो लोग, उन लोगों की बैकग्राउंड थी जी, वो पढ़े लिखे लोग थे, मुल्क के लिए खिदमत करी थी। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की बदनसीबी यह है कि उस शख्स के पास तालीम की भी पता नहीं है कि कौन सी इल्म है उसके पास। जहां उनका बचपन गुजरा है, जिस माहौल में, उस माहौल में बिल्कुल कुएं की मेढक की तरह आपको पूरी दुनिया दिखाई पड़ती है। वो समझते हैं यही समंदर है, और वो उस सोच को डेवलप कर लिया उन्होंने एक तबके के साथ। उसकी सिर्फ वजह यह थी कि कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया इलेक्शन के ऊपर। कांग्रेस ने तैयार किया कि भाई, जो इनका आदमी को टिकट नहीं मिला, अगर वहां से निकाला गया उनका हम लड़ा देते हैं। जब इंसान के, जिस कंट्री के, मुल्क के लोग पार्टी से इलेक्शन जीतने के बाद जानवरों की तरह अपनी कीमत लगवाएं और बिकें, वो मुल्क तो गांधी और नेहरू का नहीं है, ये उनकी सोच का नहीं है। मैं आपसे एक वाकया बयान कर देता हूं। सन 67 में सीबी गुप्ता हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। उनके होम मिनिस्टर ये चौधरी चरण सिंह थे। 17 एमएलए वेस्टर्न यूपी के लेके उन्होंने असेंबली में ये कह दिया कि मुझे अपने चीफ मिनिस्टर पर एतबार नहीं है, इस्तीफा दे दिया। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी कांग्रेस की। सीबी गुप्ता ने फौरन ही कहा कि अगर मेरा होम मिनिस्टर मेरे पर एतबार नहीं करता तो मैं इस्तीफा देता हूं, पहले से फिर से इलेक्शन होगा। बहुतों ने कहा कि क्या जरूरत है, आपके पास तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, कोई और है ही नहीं। उनका नहीं, अगर मेरा होम मिनिस्टर अपने 17 एमएलए के साथ ये कहता है कि उसे अपने चीफ मिनिस्टर पे भरोसा नहीं, तो मैं इस्तीफा देता हूं। इलेक्शन हुआ, सीबी गुप्ता हार गए। ये संविधान उन लोगों के लिए बना था, इन लोगों के लिए नहीं। तो जो आज जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो हम विधायिका की बात करें, वो एक बिल्कुल एक सेट पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं। तो इसके पीछे क्या आखिर क्या राजनीति? मैं इसीलिए जब लोग कहते हैं कि मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर थे, मैं ये समझता हूं कि मोदी पहला मुजरिम है एज ए प्राइम मिनिस्टर, जिसने हर इंस्टीट्यूशन का कत्ल किया है रोज।
उसने इस मुल्क की रूह को रोज कब्ज कर दिया। उसके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो उसने मुल्क को कुछ दिया है तो सिर्फ नफरत दी, सिर्फ बेईमानी दी और एक दूसरे पे शक और शुबहा। उस मुल्क में ये कभी किसी ने नहीं देखा होगा, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के जमाने में। आपको याद है कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी? उस वक्त क्या हुआ था? हिंदुस्तान के हर अखबार ने, बड़े और छोटे और हर जर्नलिस्ट ने, अखबारों की पहले दिन सुर्खी थी 7 दिसंबर को, 6 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, 7 दिसंबर को ये अखबारों ने अपने काले कॉलम करके लिखा, वी आर अशेम्ड, हम शर्मिंदा है कि हमने क्या किया है। और आज जब कोई लिंच होता है तो मिनिस्टर उसको एजाज देता है। इस मुल्क को कहां से ले जाके कहां खड़ा कर दिया। नहीं तो ये जो परिवर्तन आ रहा है लोगों की सोच में, राजनीति में, ये किस तरह की सियासत का इशारा करता है? हिंदुस्तान की तबाही की तरफ रोज इसको ले जाता है। आज कभी आपने सोचा था कि यूएन में दुनिया की जितनी एजेंसीज हैं ह्यूमन राइट्स पर, वो हमारे ऊपर क्या लिख रही हैं? दुनिया में हमारा क्या मुकाम हो गया है? हम कहां रह गए? आपको मैं बताऊं कि मैं सन 68 में विदेश गया था पहली बार, और मैं जब ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटीज की एक कॉन्फ्रेंस में गया था हिंदुस्तान की तरफ से, तो मैं शेरवानी पहन के गया। हालांकि मैं सूट वूट पहन के जाना चाहता था, तो मुझसे वहाँ मेरे यहाँ के जो फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि भाई आई सजेस्ट यू, बिकॉज आप अलीगढ़ से हैं, शेरवानी पहनते हैं, आप शेरवानी पहन के जाइए। तो मैं वो 25-30 मुल्कों के स्टूडेंट लीडर्स थे वहाँ, और जैसे ही मैं ऑडिटोरियम में आया शेरवानी पहन के, सारे कैमरे और सारे रिपोर्टर्स मेरे ऊपर छाल पड़े कि भाई सब तो सूट में थे, मैं अकेला शेरवानी में था। और सुबह हर अखबार ने मेरी फोटो छापी कि इंडियन लीडर वाज वेयरिंग ए नेहरू कोट। इस शेरवानी को पहचानते थे, नेहरू कोट है ये। और जब मुझे कैनबरा में मेरे एम्बेसडर ने मुझे खाने को बुलाया, तो मुझे गले लगा के कहा कि तुमने हिंदुस्तान की इज्जत रखी है, हिंदुस्तान की शिनाख्त गांधी और नेहरू से है। नहीं, लेकिन आज के समाज को अगर हम देखें, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो नेहरू जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आज उसे लोग विलन के तौर पे देख रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि विलन तो हमने उनको बनाया। जब ये यूएन में बोलने के लिए गए, इनकी कम अक्ली समझिए या इनकी नफरत या इनकी सोच समझिए, उस यूनाइटेड नेशन में जो नेहरू के नाम से दुनिया जानती है, उसी प्राइम मिनिस्टर का नाम तक नहीं लिया इन्होंने। और सुषमा स्वराज तकरीर में ये कह रही हैं कि हमारे यहाँ इतने IITs हैं, इतने कॉलेजेस हैं, इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स है, और बाबा जितने भी नेहरू के काम थे या इंदिरा के काम थे, उन सबको गिराया। नेहरू का नाम प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिया। आप क्या बस ऐसे आदमी को आप किस लाइन में रखेंगे? भाई ये तो वो हरकत है। अगर नाम नहीं लिया जा रहा है तो आखिर इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? वो वही सोच है गुरुवारकर और सावरकर की कि हमको एक हिंदू राष्ट्र चाहिए। नेहरू एक वाहिद आदमी था जिसने इनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा, मेरे पास एक किताब है, और इतनी मोटी किताब है, कोई 1200 सफ़े की। वो सिर्फ वो कोट है जहां गांधी ने ये कहा कि मेरा जो सक्सेसर होगा वो नेहरू होगा। ये 47 से बहुत पहले। और उन्होंने ये तक कहा कि जो मैं सोचता हूं नेहरू उस पर अमल कर देता है। ये गांधी ने सोच के नेहरू को प्रोजेक्ट किया था। अगर नेहरू ना होते तो ये इल्जाम ये भी दिया जाता है कि कश्मीर नेहरू की वजह से हो गया। और सारा रिकॉर्ड ये कहता है, माउंटबेटन अपनी किताब में लिखते हैं कि पटेल ने उनसे कहा कि भैया इनको दे दो। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और आपसे समझना चाहेंगे
कि स्थिति ये बन रही है कि अब जो है गांधी को एक तरह से विलन, जिसको कि महात्मा की उपाधि दी जाती है और इस देश में पूजा जाता है उस गांधी को, उसको भी आप, चूंकि हम बात कर रहे हैं नेहरू और तमाम प्रधानमंत्रियों की, लेकिन गांधी को भी लोग शक की निगाह से देखने लगते हैं। नहीं, अगर लोग समझते शक की निगाह से, इनको ये मालूम है कि हम गांधी को डायरेक्टली हिट नहीं कर सकते, इसीलिए गांधी का चश्मा उठा लाए और शौचालय पे लगा दिया। देखिए, आप इनकी सोच देखिए, कोई गांधी की लाठी लेके भाग गया, खुद आपको मौसूफ को देख लीजिए कि ऋषि मुनि बन के मोर को दाना खिला रहे हैं, हरकतें वो सब वही कर रहे हैं, लेकिन ओपनली अभी भी हिम्मत नहीं है। मैं आपको एक वाकया बता, तो किस चीज की हिम्मत नहीं है, क्या करना चाहते हैं? इसलिए हिम्मत नहीं है कि एक जो इस वक्त अयोध्या के आदित्यनाथ हैं, उनसे पहले और जो जिस वक्त ये आजादी का मामला हुआ था, तो उस वक्त ये इनके जो थर्ड जनरेशन, क्या तो वो होते नहीं है, लेकिन जो ये क्या कहते हैं, जो उस वक्त वहां के महंत थे, उनका नाम था अवैधनाथ जी। अवैधनाथ नहीं, अवैधनाथ तो इनसे पहले थे। उनसे पहले जो थे वो दिग्विजय दास थे। दिग्विजय दास ने रिवॉल्वर पहुंचवाया था जिससे कि गोडसे मारा गया था, लेकिन पंथ ने उसको ये कह दिया चोरी का है। उस वक्त का एक खत है जो उस वक्त के आरएसएस के चीफ को भेजा था। इन्होंने हमारे ये जो उस वक्त के महान थे, नाम लीजिए, अभी जो मैंने नाम बताया, दिग्विजय दास। दिग्विजय दास ने एक खत लिखा कि देखो, हम इस झंडे को अपनाएंगे नहीं, और जो महासभा के हेड थे, इस झंडे को अपनाएंगे नहीं, ना हम सेकुलर हिंदुस्तान मानेंगे, लेकिन हम इंतजार करेंगे। हमको हिंदुओं को संगठित करना है किसी न किसी मंदिर से। सोमनाथ के मंदिर में गांधी नेहरू की चालाकी से हम फेल हो गए, लेकिन बाबरी मस्जिद पर हमने कब्जा कर लिया मूर्तियां रख के। लेकिन अभी नहीं बोलना है, उस वक्त बोलना है जब कांग्रेस कमजोर हो जाए, और फिर उसी एतबार से पटेल के जमाने में ही 50,000 हिंदू महासभा और आरएसएस के वर्कर खामोशी से कांग्रेस ज्वाइन कर गए। नेहरू जमाने में अमेरिका में थे, और इन्होंने पहली मीट जो हमारी 26 जनवरी की परेड हुई, उसमें ये नैकरे पहन के चल गए। नैकरे पहन के उन्होंने जुलूस निकाला। नेहरू ने इस कदर कोहराम मचाया और पटेल से कहा कि भाई ये कैसे आ गए ये लोग। उनका भाई इन्होंने माफी मांग ली है, अब ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल लाइन में नहीं आएंगे, और इनको पॉलिटिक्स से हमने निकाल दिया है। वहां से इन्होंने एंट्री करी। धीरे धीरे करते करते जब कांग्रेस कमजोर होने लगी तो बाबरी मस्जिद का वाक़या आ गया। अब उन्होंने नेहरू को तो टोटल आउट इसलिए कर दिया कि नेहरू ने कभी कॉम्प्रोमाइज ही नहीं किया। वो जानते थे कि ये वो बीमारी है कैंसर की जो धीरे धीरे घुन की तरह खाएगी समाज को। इसीलिए अभी गांधी पे फोटो भी लगा देते हैं, गांधी का नाम भी ले लेते हैं। लेकिन मैं इनके चंद लीडरों से मिला हूं और उनको अंदाजा नहीं था कि मैं कितना गांधी का भक्त हूं। उन्होंने जैसे ही गांधी के बारे में कहना शुरू किया, तो जब मैंने मुखालफत की तब पलटे नहीं, तो उससे पहले तो कह रहे थे कि आज होता तो हम जुत्ती मारते। जुत्ती, ये जुमला कहा। मैं उससे पहले जुत्ती समझा नहीं था क्या कह रही है, वो पंजाबी हैं, बोले जुत्ती मारता उसको। ये इनके दिलों में है। बदनसीबी ये है कि जो नौजवान बच्चा है उसको अपनी तारीख का इल्म नहीं है। देखिए, जूनागढ़, कश्मीर और क्या नाम, हैदराबाद, पटेल का कहना था कि हम जूनागढ़ और हैदराबाद नहीं देंगे, हम कश्मीर
क्योंकि डिवीजन हुआ है मेजॉरिटी का। जहां हिंदू ज्यादा है वो हिंदुस्तान में आएगा और जहां मुसलमान ज्यादा है वो पाकिस्तान में जाएगा। ये 3 स्टेट ऐसी थी जहां हैदराबाद में अक्सरियत हिंदुओं की थी, हाकिम मुसलमान था, और जूनागढ़ में अक्सरियत हिंदुओं की थी और हाकिम मुसलमान था। कश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की थी, हाकिम हिंदू था। और यही वजह है कि महाराजा हरि सिंह ने अपने को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और फारूक अब्दुल्ला के बाप शेख अब्दुल्ला और उनकी पार्टी ने जब हंगामा मचाया, वो नेहरू के दोस्त थे, कि हम किसी सूरत से मुस्लिम मुल्क में नहीं जाएंगे, तो वो तो जेल में चले गए थे। वो तो जेल में चले गए थे, लेकिन उनका मुकदमा कौन लड़ने गया था? नेहरू ने अपना काला कोट पहन के छुड़ाया था। ये शेख अब्दुल्ला ने इस मुल्क में 2 नेशन थ्योरी को 24 घंटे में खत्म कर दिया था जिना की। आज उनका खानदान देशद्रोही है। और जिस आदमी ने ये कहा था कि हम हिंदुस्तान में मुसलमान के कोई मुकाम नहीं होगा, वो देशभक्त है। लेकिन हमको ये चाहिए कि हम अपनी नौजवान नस्लों को बताएं, इस सियासत को बताएं कि आखिर ये कौन सी सियासत होगी। और ये मुल्क, ये मुल्क मुगेरी लाल के सपनों से नहीं चलेगा, जवाहरलाल की फिक्र से चलेगा। अगर हमने जवाहरलाल की, लेकिन ये सपने बेचे जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों के पास समझ की कमी है या नफरत की इंतहा है, जो समझना ही नहीं चाहते, जो जानना ही नहीं चाहते कि हमारी हिस्ट्री क्या है, जो ये समझते हैं कि ये मुल्क ऐसे ही खड़े खड़े हमें मिल गया, उन्हें इसका अंदाजा ही नहीं है। बहुत से वाकयात ऐसे हैं जो आपको बताएं तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा। ये सारे के सारे लोग कहते हैं जो इमरजेंसी में 10-12 महीने 18 महीने जेल में रहा है, वो देशभक्त कहलाते हैं। आपको मालूम है कि जेपी कृपलानी के नाम आपने सुना होगा। उन लोग चाहते थे, वो आश्रम में रहते थे गांधी जी के, सुथरा कृपलानी भी वही थी। दोनों ने ख्वाहिश जाहिर की हम शादी करेंगे। गांधी जी से जाके रिक्वेस्ट की, उन्होंने 4 साल के लिए सुथरा कृपलानी को नॉर्थ ईस्ट भेज दिया और कहा कि वहां बर्मा के बॉर्डर से अंग्रेजों के खिलाफ काम करो, और कृपलानी को अपने पास रख लिया। जब ये हालत आई लेट 40s में कि अब हम आजाद होने जा रहे हैं, तब बुला के शादी करी। आपकी औलाद सुनेगी आपसे कि हम 4 साल शादी नहीं करेंगे मुल्क के लिए? वो देशद्रोही हैं। वो कांग्रेस कहते हैं उस मुक्त को कर देंगे, हम उस सोच को इस मुल्क से मुक्त करा देंगे। इससे बड़ा सितम क्या होगा? ऐसे न जानी कितनी कहानियां हैं, कितने वाकयात हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए, सुथरा कृपलानी और ये 4 या 5 साल तक अलग रहे गांधी के कहने पर कि अभी वक्त नहीं आया है अपनी जिंदगी बनाने का, देश को बचाना है। यानी आप ये कह सकते हैं कि मौजूदा सरकार से पहले देश में जितनी भी सरकारें आई, जितने भी प्रधानमंत्री रहे, कोई देशद्रोही नहीं था, कोई देश दुश्मन नहीं था। सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। मुझे कहने दीजिए कि ये पहला प्राइम मिनिस्टर जिसने मुल्क को नहीं पार्टी के अलावा और सोचा ही नहीं। इसको मुल्क की परवाह ही नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपैलिटी से लेके पार्लियामेंट तक इख्तिदार चाहिए, वो इख्तिदार जो हिटलर ने जिसको देखा था। इसका आइडियल हिटलर है, इसका आइडियल मसूल नहीं है कि नीचे से लेके ऊपर तक हम पावर लेंगे। आप सच सोचिए, यहाँ किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा है, वो अपना एहतजाज नहीं कर सकते। मेरी जमीन पर, पाक जमीन पर चाइना का कब्जा हो चुका है, एक लफ्ज पे नहीं है। और वहां का पार्टी का प्रेसिडेंट, पार्टी के लीडर्स, पार्टी के लोग, वहां जो कारपोरेशन का इलेक्शन है, जो नली और नाले और सड़कों और इन चीजों के ऊपर लड़ा जाता है, वहां ये कहा जा रहा है कि साहब ये पाकिस्तानी है और वो जिना है, ओवैसी को जिना है, और टीआरएस जिसके साथ बैठ के इन्होंने तीनों बेईमानी के बिल पास कराए, अब उसको कह रहे हैं पाकिस्तानी। आप देखें ना,
नहीं तो इसी सियासत को हम समझना चाहते हैं। ये सियासत हम हमारी कोशिश भी यही है कि इस तरह की जो सियासत है, जो पैतरेबाजी है, ये जो दांव पे चले जा रहे हैं, इन चीजों को जनता के सामने लाया जाए। ये सियासत नहीं है मेरे जी। अगर यही सियासत है तो दुनिया में इससे बुरी कोई चीज नहीं है। सियासत वो चीज है जो कौमों की फिक्र बदल देती है, कौमों की जिंदगियां बदल देती है, और जो कौमों को खड़ा करती है और जिंदा करती है। ये सियासत नहीं है, ये वो गंदगी है जो तानाशाहों के साथ जा रही है। मुल्क तानाशाही की तरफ जा रहा है, और मुल्क में अब देखिए, अब किसी चीज पर आपको एतबार नहीं रह गया, चाहे वो जुडिशरी हो, सेलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, सेलेक्टिव लोगों को बेल मिलती है, और उन लोगों को जिनके पास हैसियत नहीं है उनको कोई पूछने वाला भी नहीं। और अगर आप एहतिजाज करें, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है शाहीन बाग के बाद कि आपको राइट नहीं है सब जगह हुकूमत करने का, आपको राइट नहीं है प्रोटेस्ट करने का। और वही पार्टी नहीं, सड़कों को घेरना, वो कहते हैं आप जहां भी प्रोटेस्ट करेंगे परमिशन लेके करिए। कलकत्ते में ये रोज जो कर रहे हैं, ये क्या परमिशन लेके कर रहे हैं? कल हैदराबाद में जो किया, क्या परमिशन लेके किया? वापस तो तुम इसी बहाने आए थे ना, जमहूरियत की पहचान यही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, 6 महीने से 1 साल। नहीं तो यही हम भी बताना चाह रहे हैं ना कि ये अजीब सी स्थिति है कि चाहे न्यायपालिका हो, विधायिका हो, सरकारी संस्थाएं हो, सब कहीं ना कहीं इसी चपेट में है। सबसे ज्यादा जो बदनसीबी हुई है वो अदलिया की है, वो जुडिशरी की है। हम लोग हंसते थे अपनी जवानी में आखिर तक कि भाई पाकिस्तान अजीब मुल्क है जहां की जुडिशरी एक मजाक है, जो चाहो वो करा लो। हम उनके बाप बन गए। आप यकीन कीजिएगा कि 1.5 साल से कश्मीर के लोग बंद हैं, एक कानून पास हुआ, उसकी हेयरिंग का वक्त नहीं है, अर्नब गोस्वामी के लिए छुट्टी के दिन वक्त है, तो कैसे कोई कह दे कि तुम इन पे एतबार कर लो। मैंने एक बार कहा भी था कि मुझसे कहलवा लो, मैं कह दूंगा। मैं दिल से कभी नहीं मानूंगा कि ये जुडिशरी वो जुडिशरी है जहां ऐसे ऐसे तारीखी जजमेंट हुए हैं कि हुकूमतें हिल के रह गई थी। लेकिन सियासत की इतनी गंदी है कैफियत। मैं तो अगर कोई कहता है कि भाई ये पहला प्राइम मिनिस्टर आया जिसने कुछ किया है, तो मैं कहता हूँ ये पहला प्राइम मिनिस्टर आया जिसने मुल्क को तोड़ने का सिलसिला शुरू किया। और अगर यही सोच के लोग प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो पार्टियां तो खड़ी हो जाएंगी, मुल्क रोज की रोज डूबता रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदीब साहब, आपने हमें समय दिया, खुलकर बातचीत की, और ये सियासत है इस चीज को समझाने की कोशिश की, उसके बारीक पहलुओं को बताने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि आप फ्रीडम एक्सप्रेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसके वीडियोस को। साथ ही साथ हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि ये नॉन प्रॉफिट चैनल है, आपको इस चैनल के मदद की जरूरत है, आप अपना सहयोग भी इस चैनल को दे सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।